नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज की वीडियो क्लास है वो है अपना है अफ्रीका महाद्वीप। और हमने इससे पहले वाले वीडियो सेशन में हमने बात कर ली थी कि एशिया महाद्वीप की, जो सबसे बड़ा महाद्वीप है। आज हम बात करने वाले हैं दूसरे महाद्वीप की, यानी क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर हम बात करें तो सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा कहलाएगा, वो है अफ्रीका महाद्वीप की। आज हम बात करते हैं मैप के आधार पर कि अफ्रीका महाद्वीप क्या है। अफ्रीका महाद्वीप की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा देशों की संख्या भी किसमें है, अफ्रीका महाद्वीप में। क्योंकि यहाँ सबसे पहले जन की बात करें तो सबसे पहले जन की जो लोग थे वो लोग कहाँ पर मिले, अफ्रीका महाद्वीप में। और ये भी कहा गया है कि यार इसमें टोटल जो देश है वो 54 देश है। अफ्रीका महाद्वीप में देशों की बात करें तो 54 देश है। और आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, जिससे आसानी से समझ में आ जाए। और बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, तो यहाँ टोटल कितने देश है, 54 देश है। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो दूसरा बड़ा देश है, कौन सा देश है, दूसरा बड़ा देश है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है, दूसरा बड़ा महाद्वीप है। और यही महाद्वीप यानी कि जन की बात करें तो जन भी कहाँ है, सबसे पहले दूसरे बड़े महाद्वीप में यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में मिले। और बात करें कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने वाले थे डेविड लिविंगस्टन थे। इस अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने वाले, अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने वाले की बात करें तो कौन था, डेविड लिविंगस्टन। डेविड लिविंगस्टन डेविड लिविंगस्टन था। और इसके साथ साथ डेविड लिविंगस्टन का एक और व्यक्ति नाम आता है, जैसे कहे कि हेनरी स्टेनले भी था, जो अफ्रीका महाद्वीप की खोज करने में अहम भूमिका निभाता है। यानी कि हेनरी स्टेनले, ये दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो किसकी खोज करने के क्रम में आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की। यानी कि डेविड लिविंगस्टन और हेनरी स्टेनले ने अफ्रीका महाद्वीप की खोज की। और हम बात करें कि यहाँ जो अफ्रीका महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप को बहुत सारे नामों से भी जानते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं कि काला महाद्वीप कौन सा है, तो काला महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप है। अंध महाद्वीप की बात आ जाए कि अंध महाद्वीप का वर्णन कीजिए, तो अंध महाद्वीप भी किसको कहेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को। और इसको ये भी कहा जाता है कि भविष्य का महाद्वीप कौन सा है, तो भविष्य का महाद्वीप भी यही अफ्रीका महाद्वीप कहलाता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि मानव की उत्पत्ति का स्थान है किसे कहा गया है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो चार महाद्वीप है, चार नामों से इसको पुकारा जाता है। काला महाद्वीप हो गया, एक होता है अंध महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। एक कहते हैं कि भविष्य का महाद्वीप कौन सा है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप। और एक हम बात करें कि मानव की उत्पत्ति वाला स्थान कौन सा है, तो मानव की उत्पत्ति का स्थान भी माना जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। अब हम बात करें कि विश्व का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, वो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल। और इसी सहारा मरुस्थल की हम बात करते हैं, सहारा मरुस्थल यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ये है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात करते हैं, यहाँ वन कौन से पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय वन। तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ हम बात करें जैसे इन वनों में विश्व की एक सबसे छोटी नाट्य जनजाति के लोग भी रहते हैं। यानी कि यहाँ हम बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय वन है, उष्णकटिबंधीय वन। और यहाँ हम बात करें तो सबसे छोटे, विश्व की सबसे छोटी जो लोग होते हैं या नाट्य कद के जो लोग होते हैं, वो लोग यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। और यहाँ सहारा मरुस्थल की हम बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हम बात करें कि जो सबसे जहरीली मक्खी होती है, वो जहरीली मक्खी भी कहाँ पर है, तो सहारा मरुस्थल में। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल में कौन से मक्खी पाई जाती है, तो मक्खी की बात करें, मधुमक्खी की बात करें तो सीसी मधुमक्खी पाई जाती है, जो सबसे जहरीली मानी जाती है, सबसे जहरीली मक्खी। यानी कि कहते हैं कि सबसे मोटी मक्खी आती है, एक बारीक मक्खी, तो वो मोटी वाली मक्खी कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, सहारा मरुस्थल में। और इसी मरुस्थल में ये जहरीली भी है, यानी कि सबसे ज्यादा जहर किसमें रहता है, सीसी मक्खी में। और हम बात करें कि इसी सहारा मरुस्थल की जो सघन वन तो थे सघन वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पिग्मी जनजाति पाई जाती है। सीसी जो मक्खी जहरीली मक्खी होती है वो भी कहाँ पर पाई जाती है, इसी अफ्रीका के जो सहारा मरुस्थल है इसमें पाई जाती है। इसी अफ्रीका के जो हम बात करें सहारा मरुस्थल, और सहारा मरुस्थल के जो ये नीचे वाला कांगो बेसिन दे रखा है, इस कांगो बेसिन को भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। 2 बार काटने वाली जो कांगो नदी है वो इसको काटती है। यानी कि 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी। लिख लेना कांगो नदी, ये रही कांगो नदी। और इसी कांगो नदी की बात करें, यानी कि जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है, 2 बार काटती है। कांगो नदी 2 बार काटती है, किसको काटती है, कांगो बेसिन को। अब इस कांगो बेसिन में जो हम बात करें कि कांगो बेसिन जो था, इस कांगो बेसिन में भूमध्य रेखा को 2 बार तो काटती है, लेकिन इसमें एक जलप्रपात भी बना हुआ है। वो जलप्रपात है स्टेनले जलप्रपात। वो कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के इसी पर जलप्रपात बना हुआ है,
वो है स्टेनले जलप्रपात। स्टेनले जलप्रपात तो ध्यान में रखना, स्टेनले जलप्रपात कहाँ है, यानी कि कांगो, और ये कांगो बेसिन में, और कांगो बेसिन में एक नदी है, कौन सी, कांगो नदी, और इसी कांगो नदी के किनारे कौन सा प्रपात है, स्टेनले जलप्रपात है। भूमध्य रेखा को कितनी बार काटता है, 2 बार काटता है, एक बार इधर से काटता है, एक बार इधर से काटता है, यानी कि कांगो नदी को कितनी बार काटा, 2 बार। अब हम बात करें कि जो इसी ये तो हो गया अपना सारा मरुस्थल। एक आता है अपना कालाहारी मरुस्थल। ये कालाहारी मरुस्थल भी कहाँ है, अफ्रीका में, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल ये रहा, ये कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। अब इस कालाहारी मरुस्थल में जो हम यानी कि सबसे लंबे कद, यहाँ सबसे छोटे कद वाली थी पिग्मी जनजाति सारा मरुस्थल में थी, जबकि कालाहारी में सबसे लंबे कद वाली जनजाति पाई जाती है। वो जनजाति कौन सी है, बुशमैन। इसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति पाई जाती है बुशमैन, बुशमैन। और इसी बुशमैन को भी अलग नाम से जाना जाता है, सान भी कहते हैं इसको। इस बुशमैन को क्या कहा जाता है, सान भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कभी कभार कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन, और इस बुशमैन जनजाति को क्या कहते हैं, तो सान भी कहते हैं। इसी कालाहारी मरुस्थल में, यानी कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की हम बात करें तो विक्टोरिया झील हो जाती है, यानी कि सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, विक्टोरिया झील हो जाएगी। और इसी कालाहारी मरुस्थल में ये भी कहा जाता है कि उष्णकटिबंधीय वन तो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ सबसे लंबे कद वाली जनजाति बुशमैन पाई जाती है, तो विक्टोरिया जलप्रपात हो जाएगा। अब इसके साथ हम देखें कि भूमध्य सागर और जो लाल सागर है, इसको जोड़ने वाला एक स्थान है, एक नदी है, ये नदी है, दोनों को जोड़ती है। यानी कि इधर वाले हम भाग की बात करें, भूमध्य सागर के ऊपर वाले भाग की बात करें तो ये तो आता है यूरोप, और इधर हम बात करें तो ये आता है एशिया, लाल सागर की तरफ। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, वो जल संधि है स्वेज नहर वाली। ये स्वेज नहर, ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर है, ये स्वेज नहर है। और इस नहर की बात करें तो स्वेज नहर की लंबाई लगभग 162 किलोमीटर है। कितनी है, 162 किलोमीटर है। और विश्व की, ये विश्व का मेरुदंड भी कहते हैं इसको, विश्व का मेरुदंड है, विश्व का मेरुदंड, मेरुदंड भी कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि विश्व का मेरुदंड कौन सा है, तो स्वेज नहर को कहा जाता है। कितने किलोमीटर है, 162 किलोमीटर। और इसी स्वेज नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1859। निर्माण कार्य की हम बात करें तो शुरू हुआ था 1859 ईस्वी, और बात करें कि ये बनकर कब पूरा हुआ, तो 1869, यानी कि 10 वर्ष। अब इसका निर्माण करने वाले कौन थे, तो निर्माण करने वाले थे फर्डिनेड थे। इसका निर्माण कार्य किया था फर्डिनेड ने, निर्माण कार्य। अब बात करें कि जब ये स्वेज नहर दोनों को, लाल सागर, भूमध्य सागर, इनको जोड़ने का काम करती है, लेकिन हम बात करें कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने का काम भी कौन करती है, स्वेज नहर ही करती है। अब हम आज जैसे बात करें यूरोप और अफ्रीका की, यूरोप और अफ्रीका, यानी कि यूरोप और अफ्रीका को एक जल संधि अलग करती है, वो कौन सी है, जिब्राल्टर जल संधि है, जो भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। यानी इसी भूमध्य सागर, यानी कि हम बात करें यूरोप और, यहां लिखता हूं मैं, यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाली जल संधि, अलग करने वाली जल संधि, है जिब्राल्टर जल संधि, ये जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है, यानी कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का काम करती है। इसको क्या कहा जाता है, यानी कि भूमध्य सागर की कुंजी भी किसे कहते हैं, तो इसी जिब्राल्टर को कहा जाता है भूमध्य सागर की कुंजी। किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर को। ध्यान में रखना, भूमध्य सागर की कुंजी किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। अब एक आता है अपना विक्टोरिया जो झील है, यानी कि हम बात करें जैसे विक्टोरिया झील, ये अंतिम मुहाने पर, यानी कि ये बिंदु अपना विक्टोरिया झील है। और इसी विक्टोरिया झील, यानी कि ये बीच में, यानी कि जो हम बात करेंगे जैसे जहाँ अविकसितता थी, जहाँ लोग विकास नहीं कर पाए थे, तो इस कारण से हम वहाँ की जो रेल मार्ग की भी बात करें तो रेल मार्ग जुड़ा नहीं था। लेकिन क्या होता है, जो रेल मार्ग धीरे धीरे ये जुड़ रहा था, यानी कि केप कायरा, यानी कि अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है, कौन सा है, केप कायरा, और ये जुड़ नहीं रहा था। तो ये करता क्या है, यानी कि इस स्थान से, ये मिस्र है, इधर ये मिस्र है, ये मिस्र, और इधर आता है अपना केप टाउन। इधर क्या आता है, केप टाउन। अब इस केप टाउन और मिस्र, यानी कि इन जो रेल केप कायरा, ये दक्षिण अफ्रीका का जो केप टाउन था, उस केप टाउन की राजधानी थी। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है, और मिस्र की राजधानी है काहिरा।
इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कौन करता है? केप काहिरा। यानी कि इधर से हम मिस्र की बात करें और मिस्र की राजधानी कौन सी थी? काहिरा। यानी मिस्र की राजधानी कौन सी थी? काहिरा। काहिरा, ये तो मिस्र की राजधानी हो गई। और इधर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन सा करता है? केप काहिरा करता है। यानी कि इन दोनों को इधर से हम बात करें, ये आ गया अपना, इधर से जोड़ता हुआ है रेल मार्ग। ये रेल मार्ग जुड़ता है काहिरा से केप टाउन तक। यानी कि ये कौन सा कहलाएगा? केप काहिरा। केप काहिरा। तो ध्यान में रखना, केप काहिरा क्या था? ये था रेल मार्ग। अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? तो केप काहिरा है, जो किसको जोड़ने का काम करता है? मिस्र की राजधानी काहिरा को और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन को। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? केप काहिरा करता है। यानी कि जो केप काहिरा था, यानी कि ये पूरा नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि हम बात करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधा जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, बीच में गैप भी दे रखा है, क्योंकि इधर से तो आ गए, लेकिन यहाँ अविकसित जो लोग थे, ये अविकसित जो देश थे, जो विकासशील भी नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में ये तो विकसित थे दोनों, लेकिन यहाँ विकासशील नहीं थे, तो इस कारण से यहाँ की जगह खाली रह गई। इधर से जुड़ गया, इधर से जुड़ गया, तो बीच वाला स्थान खाली है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि मिस्र से काहिरा से लेकर कहाँ तक जुड़ा हुआ है? केप टाउन तक जुड़ा हुआ है। कौन सा रेल मार्ग? केप काहिरा। यानी कि अफ्रीका का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अफ्रीका जो विश्व की सबसे लंबी नदी की हम बात करें तो नील नदी, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र में तो ये नील नदी है। और नदी के किनारे पर एक शहर बसा हुआ कौन सा है? मिस्र। यानी कि ये सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। ये नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। नील नदी है। और इसी नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ शहर है? मिस्र। कौन सा शहर है? मिस्र। और इसी मिस्र को पिरामिडों का शहर भी कहते हैं। पिरामिडों का शहर भी कहते हैं। पिरामिडों का शहर क्यों कहते हैं? पिरामिडों का शहर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पिरामिडों यानी कि मम्मी को रखा जाता था। मम्मी को रखा जाता था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पिरामिडों का भी शहर कहते हैं। क्योंकि यहाँ मिस्र की राजधानी थी कालिंदा, और कालिंदा पर एक बांध बना हुआ है आसवान। यानी कि मिस्र की राजधानी कौन सी थी? कालिंदा। इस मिस्र की राजधानी की हम बात करें, राजधानी की बात करें तो राजधानी कौन सी थी? कालिंदा। कालिंदा थी। और इसी कालिंदा के किनारे क्या बना हुआ है? बांध बना हुआ। वो कौन सा बांध था? आसवान बांध। आसवान। तो ध्यान में रखना, आसवान बांध कहाँ है? कालिंदा पर। और कालिंदा किसकी राजधानी है? मिस्र की। और मिस्र में किसको कौन से शहर को किस शहर के नाम से जाना जाता है? पिरामिडों का शहर। पिरामिडों का क्यों कहते हैं? क्योंकि पिरामिडों में क्या रखा जाता था? मम्मी को रखा जाता था, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पिरामिडों का शहर। और मिस्र का जो नील का वरदान भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखना, नील का वरदान भी किसको कहा जाता है? इसी मिस्र शहर को कहा जाता है, या नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। मिस्र का वरदान। मिस्र का वरदान भी किसको कहा जाता है? इसी नील नदी को कहा जाता है, जो कहाँ है? मिस्र में। चलिए आगे बात करते हैं। माउंट जो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी शिखर है, उसको माउंट किलिमंजारो कहा जाता है, या माउंट कीबो भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना दोनों नाम, एक तो माउंट किलिमंजारो, एक माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी के साथ हम बात करें कि जो जेम्बी नदी है, वो करीबा बांध और विक्टोरिया जलप्रपात है। यानी कि जो जेम्बी नदी है वो क्या करती है? करीबा बांध है, यानी कि एक बांध का निर्माण करती है, और विक्टोरिया जलप्रपात भी उसी पर बना हुआ है, जेम्बे नदी पर। अब बात करें हमें तीनों रेखाओं की, यानी कि ये 23.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ पर क्या रहेगा? कर्क रेखा। और जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर रहेगा, यानी कि बीच में से काटती हुए मायान सेवान को काटती हुई जाती है भूमध्य रेखा। आगे हम बात करें मकर रेखा। मकर रेखा 23.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि दक्षिण में है, और इसी की बात करें तो इसी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इस मकर रेखा को कितनी बार काटती है? ये 2 बार काटती है, एक यहां से और एक यहां से, यानी कि 2 बार काटती हुई मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो, यानी कि ये नदी कौन सी कहलाएगी? लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी। अब ये नदी किसको काटती है? तो ध्यान में रखना, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? लिम्पोपो नदी है। और कांगो बेसिन को 2 बार काटने वाली नदी, यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी है। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं होना है, मकर रेखा पर तो काटती है लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, जो कांगो बेसिन में है। या ये कहे कि कांगो बेसिन में स्टिनले जलप्रपात भी है। और यहाँ जो छोटे कद की, यानी कि नाटे कद की जो जनजाति पाई जाती है, वो पिग्मी जनजाति पाई जाती है। आगे हम बात करें जो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं। इस दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां, एक तो हम जैसे बात करें अलग अलग राजधानी, यानी संवैधानिक राजधानी बनाया गया केप टाउन को। तो केप टाउन की हम बात करें तो केप टाउन ये रहा, और इसी केप टाउन में कौन सी राजधानी है? केप टाउन में राजधानी आती है संवैधानिक राजधानी, यानी कि केप टाउन की संवैधानिक राजधानी, संवैधानिक राजधानी।
संवैधानिक राजधानी कौन सी है? केप टाउन। तो ध्यान में रखना, ये संवैधानिक राजधानी पहली केप टाउन। दूसरी अपनी आती है यानी कि प्रशासनिक राजधानी आती है प्रोटीरिया। प्रोटीरिया ये रहा, प्रोटीरिया आता है, प्रोटीरिया, ये प्रोटीरिया है दूसरी राजधानी, ये दूसरी राजधानी। और तीसरी राजधानी आती है ब्लाई फाउंटेन, जो क्या है? न्यायिक राजधानी। प्रशासनिक, ये तो हो जाएगी प्रशासनिक राजधानी, तो ध्यान में रखना प्रशासनिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक राजधानी। और 2 नंबर की पहली संवैधानिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, और तीसरी हो जाएगी न्यायिक राजधानी, जो क्या आती है? ब्लाई फाउंटेन। ये रहा ब्लाई फाउंटेन, ब्लाई फाउंटेन, ये ब्लाई फाउंटेन, ये तीसरी राजधानी हो जाएगी। तो 3 राजधानियां किसकी है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानियां है। और इसी दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इसमें एक शहर है, और वो शहर है जोहान्सबर्ग। ये दक्षिण अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग, जो सोने की नगरी कहलाता है। ये जोहान्सबर्ग, ये जोहान्सबर्ग, ये रह जाएगा इधर, ये जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। और ये इसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं, स्वर्ण नगरी, नगरी। इस दक्षिण अफ्रीका की हम बात करें या अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि जोहान्सबर्ग जो शहर है वो स्वर्ण नगरी यानी सोने के ज्यादातर भंडार कहाँ पर पाए गए? जोहान्सबर्ग में। और ये क्या कहलाती है? स्वर्ण नगरी। आगे हम बात करें यानी कि ये तो स्वर्ण नगरी का शहर कहलाएगा जोहान्सबर्ग, अफ्रीका महाद्वीप में। और इसके साथ साथ हम बात करें कि जो हीरा नगरी है, वो हीरा नगरी कौन सी है? तो हीरा नगरी की हम बात करें तो हीरा नगरी कहलाएगी यानी कि किम्बरेले। हीरा नगरी ये तो हो गया स्वर्ण नगर, और ये हीरा नगर यानी कि ये यहाँ पर है किम्बरेले, किम्बरेले, ये किम्बरेले है। और इस किम्बरेले को क्या कहा जाता है? हीरा नगरी, हीरा नगरी, हीरा नगर या हीरा नगरी कौन सी कहलाती है? किम्बरेले। और स्वर्ण नगरी कौन सी कहलाती है? जोहान्सबर्ग। इसके साथ साथ हम बात करें इनकी जो सहारा मरुस्थल की हमने बात की थी, ये जो स्थान बना हुआ है ये स्थान कहलाता है चाड नदी, चाड, ये चाड नदी है। और इसी सहारा मरुस्थल की ये बीचों बीच में चाड नदी, ये चाड नदी कौन सी है? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील। तो ध्यान में रखना खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील, ये खारे पानी की झील है चाड नदी। अब बात करें कि यानी कि इसी में एक जनजाति और पाई जाती है। जनजाति कौन सी है? बांटू या बुद्धू जनजाति, बांटू या बुद्धू जनजाति। इसी सहारा मरुस्थल में, यहां लिख दूं मैं, सहारा मरुस्थल में एक जनजाति पाई जाती है, सहारा मरुस्थल में, सहारा मरुस्थल में जनजाति कौन सी है? तो जनजाति की बात करें, जनजाति या तो कह दीजिए बद्दू, कौन सी जनजाति? बद्दू, या बांटू जनजाति, या बांटू जनजाति, बद्दू कह दीजिए या बांटू जनजाति कह दीजिए। कहां पर है? सहारा मरुस्थल में। और इसी सहारा मरुस्थल में एक नदी है चाड नदी, वो किसकी है? खारे पानी की झील है। आगे हम बात करेंगे यानी इसमें इसी अफ्रीका महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है सवाना, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान सवाना। और जो यानी कि हम बात करें कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन से? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहलाएंगे वेल्डस, यानी कि इसमें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यहां लिखते हैं उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास के मैदान, ये घास के मैदान कहलाते हैं, मैदान ये कहलाते हैं सवाना, सवाना। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय घास के मैदान, ये घास के मैदान कहलाते हैं वेल्डस, वेल्डस। तो ध्यान में रखना सवाना उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, वेल्डस शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब विश्व में सबसे गर्म स्थान की यानी कि इसी अफ्रीका महाद्वीप में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो गर्म स्थान की बात करें हम यहां लिखते हैं गर्म स्थान, गर्म स्थान की बात करें तो गर्म स्थान कौन सा हो जाएगा? लीबिया, लीबिया। ये कहां है? लीबिया कहां है? अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो अजीजिया में है, अजीजिया में है, अजीजिया में है। और ठंडे स्थान की बात करें यानी कि सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? इसे अफ्रीका महाद्वीप में ठंडा स्थान है, ठंडा स्थान, और ठंडा स्थान पड़ता है अपना इफ्राने में, इफ्राने, इफ्राने। और ये इफ्राने कहाँ है? इफ्राने है मोरक्को में, इफ्राने कहाँ है? मोरक्को में। गर्म स्थान लीबिया जो अल्जीजिया में है, ठंडा स्थान इफ्राने में है जो कहां पर है? मोरक्को में। और इस अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि चारों तरफ परिक्रमा लगाने वाला जो जलमार्ग है वो कौन सा है? तो यहां लिखे हम केप ऑफ गुड ऑफ, केप ऑफ गुड ऑफ। ये मार्ग अब धीमा पड़ गया, धीमा क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ स्वेज ने रहने के कारण ये जलमार्ग थोड़ा धीमा है। केप ऑफ गुड ऑफ यानी कि ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप की क्या करता था? परिक्रमा करता था। चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे तक पहुँचाना।
जय हिंद, जय भारत।